हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। ये ई पाठशाला इकोनॉमिक्स की है, जिसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे मांग, मांग के प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था मांग क्या है और मांग की परिभाषा क्या है और मांग के जो आवश्यक तत्व हैं मांग के लिए, कौन कौन से इसेंशियल क्वालिटीज हैं जिनके बगैर मांग नहीं हो सकती है, उनके बारे में चर्चा किया था। आज की क्लासेस में हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा विषय है मांग कितने प्रकार के होते हैं और इस मांग को अगर प्रभावित करना हो तो किन किन घटकों से यह प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में। इस क्लासेस को पहले मैं स्टार्ट करूं इसके पहले जो भी छात्र इस क्लासेस के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे और फ्रेंडों तक पहुंचाने की कोशिश करें और अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस परिवार की संख्या को, इस परिवार के समूह को और बृहद बनाया जा सके और आपके प्रभाव के लिए, आपके अध्ययन के लिए ये सीरीज प्रभावित हो सके या प्रभाव को अपना भूमिका अदा कर सके। आइए छात्रों, अपने विषय पर आते हैं और मूल चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें मूल विषय पर बात करनी है, जो है मांग के प्रकार और मांग की को प्रभावित करने वाले तत्व। इस विषय पर आऊं इसके पहले छात्रों, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो पिछले घटकों में हम लोगों ने चर्चा किया था। मांग क्या है? 5 तत्व हमारे सामने उपलब्ध हुए थे, जिन 5 तत्व को मिलाकर के मांग बनती है। इनमें से कोई भी एक घटक अगर नहीं पूरा होता है या इसमें से कोई अगर एक फैक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं तो वो मांग वास्तव में मांग नहीं कहलाएगा। जैसे सबसे पहले घटक के रूप में आपसे मैंने चर्चा किया था कि इच्छा का होना। अगर व्यक्ति के पास वस्तु की इच्छा नहीं है तो वह मांग नहीं कहलाएगी। इच्छा के बाद अगर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसे हम लोगों ने कहा था क्रय योग्य क्षमता या क्रय करने की क्षमता, ये दूसरा घटक था। तीसरे घटक के रूप में हम लोगों ने चर्चा किया था कि व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। उपभोक्ता के पास उस वस्तु के खरीदने के लिए होने वाले साधन, उपलब्ध संसाधन के होने के बावजूद भी वह अगर उससे व्यय करने के लिए तत्पर होगा, तब जाकर के मांग की अगली इकाई आगे बढ़ेगी। अगर वो व्यय करने के लिए तत्पर नहीं है तो इसे मांग नहीं कहा जाएगा। चौथे घटक के रूप में हमने कहा था वस्तु की कीमत होनी चाहिए। अगर हम किसी वस्तु के लिए इच्छा रखते हैं, साधन रखते हैं और व्यय करने की तत्परता रखते हैं, लेकिन उस वस्तु की कीमत ही तय नहीं है, तो हम उस वस्तु को मांग नहीं पाएंगे। तो अगर चौथा घटक नहीं है तो भी मांग नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब चौथे घटक के रूप में हम लोगों ने देखा था, या चौथे घटक के रूप में जिस घटक की बात हो रही थी, वो घटक क्या था कि किसी भी निश्चित वस्तु की, जिस वस्तु का हम उपभोग करने की बात कर रहे हैं, उस वस्तु के लिए मांग का होना जरूरी है, और मांग के लिए इच्छा का होना जरूरी है, और इच्छा के लिए साधन का होना जरूरी है। साधन होने के बाद उस वस्तु के लिए व्यय करने की तत्परता का होना जरूरी है। जब व्यय करने की तत्परता उपलब्ध हो जाती है तो अगले घटक के रूप में कहा जाता है कि उस वस्तु के लिए कीमत का होना जरूरी है। और अंतिम फैक्टर से है छात्रों, अंतिम घटक ये था, इसकी चर्चा लास्ट क्लासेस में आपके साथ हुई थी, उस वस्तु के उपभोग का समय नियत होना चाहिए। जिस समय उस वस्तु की मांग की जाए, बिना समय के वस्तु की मांग नहीं कंप्लीट हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। तो अगले घटक के रूप में हम लोगों ने चर्चा किया था कि वस्तु की मांग का होना, वस्तु की मांग के लिए समय का होना आवश्यक है। ये 5 घटक थे और आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारा यह विषय स्टार्ट हो रहा है, इसके अंतर्गत इन्हीं घटकों के द्वारा जब मांग रूप धारण कर लेती है, अर्थात इच्छा से आवश्यकता, आवश्यकता से मांग, जब मांग पूरी हो गया तो पूरी हुई मांग को किस तरीके से हम, किस प्रभाव के रूप में हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, किस घटकों के द्वारा उस पर प्रभाव डाला जा सकता है। आइए इस क्लासेस में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। छात्रों, मांग को अनेक तत्व प्रभावित अथवा निर्धारित करते हैं। बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो मांग पर प्रभाव डाल सकते हैं, मांग के ऊपर अपनी इफेक्ट डाल सकते हैं। उन घटकों में से सबसे पहला घटक तो हमारा है वो वस्तु की कीमत। कहा जाता है अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो सामान्य स्थिति में वस्तु की मांग घट जाती है, और अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो सामान्य स्थिति में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और वास्तव में जो मांग के सिद्धांत की हम बात करते हैं, अगर मांग के नियम की बात करते हैं, तो वास्तव में वह नियम मूलतः मांग के कीमत के प्रभाव के कारण ही अध्ययन में लाया जाता है। तो यहाँ पर छात्रों, वस्तु की कीमत वस्तु के मांग के लिए सबसे आवश्यक घटक है। अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन अवश्य होगा, अवश्य संभावित है। हम उपभोक्ता जब भी वस्तु को क्रय करने के लिए जाते हैं तो वस्तु की कीमत को ही ध्यान में रखते हैं। वो जिस वस्तु को हम उपभोग करने की बात कर रहे हैं उसकी कीमत क्या है, अगर हमें कीमत नहीं पता है तो हम वस्तु की मांग नहीं करते हैं। तो इसी रूप में
हम मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में सबसे प्रमुख घटक मानते हैं वस्तु की कीमत को। यह घटक मांग पर प्रभाव डालने वाले घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु की मूल्य में एवं उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। मूल्य के बढ़ने पर वस्तु की मांग स्वतः घट जाती है एवं घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर सामान्य मांग भी परिवर्तन हो जाता है। प्रायः वस्तु कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ऐसा पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा कि वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख घटक क्या है? उस वस्तु की कीमत है। आइए दूसरे घटक के रूप में चर्चा करते हैं, धन का वितरण। धन का वितरण मतलब जिस स्थान पर वस्तु की मांग की जा रही है, उस स्थान पर लोगों की आय का स्तर क्या है? लोगों के पास कितना धन उपलब्ध है? जिस स्थान पर लोगों के पास धन अधिक उपलब्ध होगा, वहां पर कीमत बढ़ने पर भी मांग का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वहां के लोगों की आय घट जाती है, तो कीमत स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग घट जाती है। तो धन की का वितरण या धन की उपलब्धता भी मायने रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न लोगों के बीच धन का किस प्रकार से वितरण किया गया है, यह भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव डालता है। जैसे यदि धन का वितरण असमान है एवं अमीरों के पास ज्यादा धन है, तो लग्जरियस वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। लेकिन यदि वितरण समान है, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। ठीक इसके विपरीत, अर्थात धन के समान वितरण की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं और जरूरी और आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक होगी। जबकि अगर धन का असमान वितरण है, तो जीवन रक्षक वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी और अमीर वर्गों के द्वारा विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग होगी। अगर किसी देश की समाज में, किसी देश के सोसाइटीज में रहने वाले लोग मिडिल क्लास या आवश्यक ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उनकी आवश्यकता के बराबर ही धन है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर 3 प्रकार की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, जीवन रक्षक वस्तुएं एवं आरामदायक वस्तुओं की मांग होगी। लेकिन अगर गरीब और अमीर व्यक्ति समाज है या परिवार में या समाज में आय का वितरण असंतुलित है, तो ऐसी अवस्था में जीवन उपयोगी वस्तुओं की मांग होगी और विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग होगी। तो यह भी वस्तुओं के मांग के स्तर को प्रभावित करने के घटकों में है। असमान वितरण की अवस्था में कीमतों में होने वाला थोड़ा भी परिवर्तन, चूंकि उच्च आय वर्ग के लोग कम होते हैं, गरीब आय वर्ग के पास अगर आय कम है, तो थोड़ी सी भी कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और अगर आय ज्यादा है, आय का वितरण इतना है कि लोग समानता अपने आवश्यकता को आपूर्ति करने में आसानी से सक्षम हो जा पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में कीमतों में होने वाला परिवर्तन भी मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। अर्थात कीमतों में परिवर्तन के बावजूद भी मांग पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये घटक के रूप में आप कह सकते हैं कि धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल है। अगली तथ्य के रूप में चर्चा में शामिल किया जा सकता है, जिस घटक के द्वारा मांग पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों उस घटक के रूप में हम चर्चा करते हैं उपभोक्ताओं की रुचि के बारे में चर्चा की जा सकती है, उपभोक्ताओं की पसंद के बारे में चर्चा की जा सकती है। यह घटक भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, प्रभावी है, उपयोगी है। यदि और वस्तु की तुलना में ग्राहक की एक वस्तु में रुचि ज्यादा है, पसंद ज्यादा है, तो उस वस्तु की मांग में वो इजाफा करेगा ही करेगा। अतः यह घटक भी जिम्मेदार है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, रीति रिवाज के कारण भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दीपावली के समय में मिट्टी के दिए की मांग, मिट्टी के दिए की तुलना में बहुत सारे दिए उस समय बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उस समय एक चलन है कि मिट्टी के दियों को चलाने से ही दीपावली का फल, दीपावली के पर्व का फेस्टिवल अधिक प्रभावी होता है, अधिक मानसिकता ऐसी है कि अधिक अधिक रिचुअल्स अच्छे हैं उसके, या रिचुअल्स के रूप में उसे एडॉप्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दिए, मिट्टी के दिए भले अच्छे हो या ना हो, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनकी मांग अधिक होगी। रक्षाबंधन के समय कलावे के राखियां, जिनकी मांग अधिक होती है, या ईद के समय विशेष प्रकार की टोपियां, या लोहड़ी के समय विशेष प्रकार के परिधान, ये सब एक स्पेसिफिक रुचि और पसंद के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ही दीपावली का फेस्टिवल आता है, कैंडल की मांग, दिए की मांग बढ़ जाती है। जैसे ही ईद का फेस्टिवल आता है, गोल टोपी की मांग बढ़ जाती है या सेवइयों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर वह रुचि और फैशन है। ऐसी स्थिति में किसी विशिष्ट वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है, भले उसकी कीमतें
कितनी भी हो, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर उसकी रुचि और फैशन ज्यादा प्रभाव होती है और मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। उपभोक्ताओं की रुचि के बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए यदि लोग कॉफी को ज्यादा पसंद करने लगते हैं तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। यदि लोग चाय को ज्यादा पसंद करने लगेंगे तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, या चाय की मांग बढ़ेगी तो कॉफी की मांग कम हो जाएगी। ठंडी के महीने में समानता वो चर्चा के में कहते हैं कि ठंडी में गर्म चीजों की मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की रुचि और पसंद उन वस्तुओं के लिए ज्यादा हो जाती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी एक वस्तु को प्रतिष्ठा का सूचक वस्तु मान ले, पसंद ज्यादा करने लगे, तो उस वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली स्वभावतः ही बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं उपभोक्ता की रुचि और फैशन भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। कीमतें कुछ भी हो, लेकिन अगर उपभोक्ता उसे पसंद कर रहा है तो मांग में परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। भविष्य में कीमतों के परिवर्तन की संभावना, भविष्य में भी वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि भी कहीं न कहीं मांग को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु की कीमत अभी बढ़ रही है और भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी मांग में वृद्धि होगी। ठीक इसके विपरीत यदि भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में कम होने की आशा है, कम होने की संभावना है, तो भले कीमतें अभी घट रही हैं, जबकि कीमतों के घटने पर मांग को कम होना चाहिए, मांग को अधिक होना चाहिए, लेकिन कीमत घट रही है और भविष्य में कीमत के और घटने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में कीमत के घटने के बावजूद भी मांग में और अधिक कमी आएगी, चूँकि लोगों को आशा होगी कि भविष्य में कीमतें और कम हो जाएँगी, तो यह भी मांग के प्रभावित करने वाले घटकों में प्रमुख रूप से शामिल है छात्रों। अब आइए अगली चर्चा में शामिल करते हैं अगले विषय में, जो मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में है, इसे कहते हैं उपभोक्ता की आय। किसी भी वस्तु की आय के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार वह अपने मांग वस्तु स्पेसिफिक वस्तु की मांग को इजाफा करता है, बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके द्वारा किसी वस्तु की या सेवा को खरीदने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात धनी ग्राहक मांग के नियम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि उपभोक्ता की आय परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन न हो रहा हो और उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और अगर आय घट जाए तो वस्तु की मांग घट जाती है। तो आय चूंकि उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है, आय उपभोग पर या वस्तु की मांग पर सीधा प्रभाव डालता है। उपभोक्ता की आय का बढ़ना वस्तु की मांग को बढ़ाता है, जबकि कीमत स्थिर हो। उपभोक्ता की आय का घटना उपभोक्ता की मांग द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को घटाता है, जबकि कीमत स्थिर हो। अब जरा परिवर्तन देखिए, ऐसा इस कारण होता है क्योंकि उसकी क्रय योग्य क्षमता बढ़ जाती है या क्रय योग्य क्षमता घट जाती है, तो आय कहीं न कहीं क्रय योग्य क्षमता का सूचक है। इस कारण उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग पर भी प्रभाव डालती है, भी उसको प्रभावित करती है। ये एक अलग घटक के रूप में इस रूप में देखा जा सकता है। अगले घटक के रूप में छात्रों, सरकार की नीतियां मांग में परिवर्तन करती है। यदि सरकार करों में वृद्धि कर देती है तो नागरिकों की आय में कमी आने लगती है, फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें ज्यादा लगने लगती हैं, जिस कारण वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि सरकार करों में वृद्धि करने के बजाय नागरिकों को उत्पादन या व्यवसाय में आर्थिक सहायता देने लगती है, तो वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है, फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस वस्तु को सरकार समझती है कि ये वस्तुएं समाज में उपभोग के लिए या समाज के संतुलन के लिए चुनौती है, ऐसी वस्तुओं पर सरकार नए कर लगा देती है। तो कर लगा देने से वस्तु की कीमत में स्वतः ही वृद्धि देखने को मिलेगा। जब कर के लगा देने से वस्तु कीमत में स्वतः वृद्धि देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली कीमतों के बढ़ने के कारण जो मांग में कमी होने का प्रभाव भी वो देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है सरकार को या सरकार नियंत्रण को ऐसा लगता है कि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को कम कर रहा है। ऐसी अवस्था में वह सरकार के द्वारा उपभोक्ता को कुछ सहायता प्रदान की जाने लगती है। तो जब सरकार कुछ इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को सहायता प्रदान करती है, चाहे वो वस्तु की कीमतों में कमी करके या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा करके, तो ऐसी दोनों ही अवस्था में उपभोक्ता की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग में भी वो वृद्धि करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो यहाँ यह भी देखा गया कि उपभोक्ता के द्वारा सरकार से मिलने वाली उपभोक्ता को सरकार से मिलने वाली सहायता अथवा सरकार की नीतियों में होने वाले परिवर्तन भी वस्तु की मांग पर प्रभाव डालते हैं। अगले तथ्य के रूप में छात्रों देखा जा सकता है जलवायु में परिवर्तन। किसी भी क्षेत्र की जलवायु
की वजह से भी वस्तुओं के मांग पर प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ठंडी जलवायु में प्रदेशों में गर्म कपड़े की मांग अधिक होती है, जबकि गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में बस उसी वस्तु की मांग कम होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में भारत में ही मुंबई में उतनी ठंडी नहीं पड़ती, तो ऐसी अवस्था में आप कितना भी अच्छा वूलन क्लॉथ मुंबई में लेकर चले जाएँगे, तो वहाँ पर उसकी माँग नहीं होगी। जबकि वही वस्तु अगर जम्मू-कश्मीर में लेके चला जाए, तो उसकी माँग अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पर जलवायु ज़्यादा है, वहाँ पर ठंडक ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉटन के कपड़े की माँग की जाए, फैशनेबल कॉटन कपड़े की माँग की जाए, तो मुंबई में आपको उसकी माँग ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर गर्म जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है और सम जलवायु होने के नाते कॉटन के कपड़े की मांग ऑटोमेटिकली स्वभावतः ज़्यादा देखने को प्राप्त होगी। वहीं अगर किसी और प्रदेश में हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर में या ठंडक प्रदेशों में चले जाएँ, तो कॉटन के कपड़े की मांग कम होगी, क्योंकि सामान्यतः वह कपड़े वहाँ पर गर्म कपड़े का कार्य नहीं करते हैं, इस कारण उसकी मांग कम होगी। तो ऐसा भी इस भी लिए कहा जाता है कि जलवायु से भी मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसी जलवायु उसके अनुरूप ही वस्तुओं की मांग उस देश में होती है। अगर जिस वर्ष अधिक ठंडी पड़ने की संभावना हो, उस वर्ष गर्म कपड़ों की मांग अधिक होगी। जिस वर्ष कम ठंडी पड़ने की संभावना हो, उस वर्ष गर्म कपड़े की मांग कम होगी। जिस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने की संभावना हो, उस वर्ष कॉटन के कपड़े की मांग अधिक होगी। जिस वर्ष कम गर्मी पड़ने की संभावना हो, उस वर्ष कॉटन के कपड़े की मांग कम होगी। तो ये भी एक प्रकार की मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल है। अगले तथ्य के रूप में छात्रों कहा जा सकता है जनसंख्या। यदि किसी देश की जनसंख्या में द्रुत गति से वृद्धि हो रही है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ उस देश में लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अगर जनसंख्या स्थिर है, तो वस्तु की मांग में उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जनसंख्या में कमी आ रही है, जैसा बड़ी मुश्किल से एक आध 200 देशों के साथ देखा जाता है। अगर जनसंख्या में कमी आ रही है, तो वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी और मांग में अपने आप कमी आ जाएगी। तो जनसंख्या का होना, चूँकि उपभोक्ता जनसंख्या ही है, तो जनसंख्या का होना भी वस्तु की मांग पर प्रभाव डालता है। आइए अगले तथ्य के रूप में देखते हैं, अगले इकाई के रूप में देखते हैं, भविष्य की आस। अगर वस्तु की कीमतों के भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी अवस्था पर या भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। भविष्य में यदि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कीमतों में या उसकी आय में बदलाव होगा, तो उससे वर्तमान की मांग पर प्रभाव डालता है, प्रभाव पड़ेगा। जैसे भविष्य की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत में इज़ाफ़ा तब होता है, जब किसी उपभोक्ता को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अमुक वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है। साथ ही यदि वस्तु की कीमत में भविष्य में घटने की उम्मीद होगी, तो वस्तु की मांग में कमी आ जाती है, क्योंकि वह उस वस्तु को अभी उपभोग करने के बजाय भविष्य के लिए टाल देगा। भविष्य की आय में या किसी भी वस्तु की मांग में इज़ाफ़ा तब भी हो सकता है, जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि उसकी आय में भविष्य में वृद्धि होने वाली है। साथ ही यदि इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ग्राहक की आय भविष्य में घटेगी, तो उस वस्तु की मांग को वो घटा देता है, मांग को वो कम कर देता है। जैसे किसी आपदा के आने के आहट में लोग वस्तु की मांग को घटा देते हैं और किसी प्रकार की आर्थिक तेजी आने की स्थिति में वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। ये भी एक इसके प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल है। अगला है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तु, किसी भी वस्तु के बारे में जब चर्चा किया जाए, तो जो एक वस्तु के उपभोग का दूसरे वस्तु की मांग पर दूसरे वस्तु के मांग से संबंध रखता है, उसे संबंधित वस्तुएँ कहते हैं। अब इनके भी रूप हैं, एक वैकल्पिक वस्तु, प्रतिस्थापित वस्तु कहते हैं, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के स्थान पर यूज़ किया जाता है, और दूसरा पूरक वस्तु है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रतिस्थापित अथवा वैकल्पिक वस्तु जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, जिसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यहाँ एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का दूसरे वस्तु की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात प्रतिस्थापित वस्तुएँ वह वस्तुएँ होती हैं जो एक मुख्य वस्तु की जगह पर प्रयोग की जाती है, जैसे कोका कोला अथवा पेप्सी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकते हैं। यदि वैकल्पिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तो मूल वस्तु की मांग में कमी आएगी। यदि लोग पेप्सी की मांग बढ़ाएँगे, तो कोका कोला की मांग ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इससे हम यह जान सकते हैं कि वैकल्पिक वस्तु और मुख्य वस्तु के मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है।
जैसे चाय और कॉफी के बीच में देखा जाए, यदि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाए तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और यदि चाय की कीमत में कमी हो जाए तो कॉफी की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग अधिक करने लगेगा। इसके विपरीत यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग करने लगेगा। यह तो प्रतिस्थापित वस्तुओं के बारे में था। अब आइए चर्चा करते हैं पूरक वस्तु के बारे में। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें मुख्य रूप वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड के साथ बटर, यदि ब्रेड की मांग बढ़ती है तो उसके स्थान पर खाने के लिए बटर की भी मांग बढ़ेगी। इससे हम यह जान सकते हैं कि पूरक वस्तु और मुख्य वस्तु की मांग में सीधा संबंध होता है। जैसे कार व पेट्रोल, कार व पेट्रोल में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की कीमत भी कम हो जाएगी, और पेट्रोल की कीमत कम होने पर कार की मांग भी बढ़ जाएगी। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग अधिक कार की मांग करेंगे, पेट्रोल महंगा होगा तो लोग कार की मांग कम करेंगे। तो यह भी पूरक वस्तु के रूप में भी मांग पर प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल है। तो ये था छात्रों मांग को प्रभावित करने वाले घटक। इसके अलावा बहुत सारे और भी घटक हैं जो छोटे-छोटे फैक्टर्स के रूप में चर्चा के में लाए जा सकते हैं। आइए अगले पॉइंट की चर्चा हम करते हैं, जिसमें हमें बात करनी है मांग के प्रकार के बारे में। छात्रों, मांग के प्रकार को मूलतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कीमत मांग, दूसरा है आय मांग और तीसरा है आड़ी मांग। हाँ, इन तीनों मांगों को अलग-अलग करके चर्चा में शामिल किया जा सकता है। पहला है कीमत मांग, इसको हम लोग प्राइस डिमांड कहते हैं। अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय प्रायः कीमत मांग से ही होता है। कीमत मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को स्पष्ट करता है जो अन्य सभी बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता एवं एक निश्चित समय में विभिन्न काल्पनिक मूल्यों पर खरीदने को तैयार होता है। अन्य सभी बातें जो समान रहती हैं, अर्थात उपभोक्ता की आय समान रहेगी, रुचि समान रहेगा, फैशन समान रहेगा, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही घटक ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं सामान्य रहेंगे। अब इन घटकों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर किसी उपभोक्ता की आय में, रुचि में, फैशन में अथवा संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी अवस्था पर अगर कीमत में भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव पड़ता है, जिसे कीमत मांग कहा जाएगा। और स्पष्ट किया जा सकता है अन्य बातों के समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी मूल्य स्तर पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है अथवा खरीदना चाहेगा, यह उसकी मूल्य मांग अथवा कीमत मांग कहलाती है। अन्य बातों के समान रहने पर से आशय उपभोक्ता की रुचि तथा व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन से नहीं नहीं होने से। यदि इन बातों में परिवर्तन होता है तो यह नियम कार्यशील नहीं होगा। इस प्रकार मांग वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। मूल्य मांग को निम्न चित्र की सहायता से समझाया जा सकता है। चित्र आप इस तरीके से देख सकते हैं। जरा रेखा चित्र पर ध्यान रखा जाए, 3 भागों में रेखा चित्र को बनाया गया है। ए बी सी, ओ एक्स अक्ष पर हम वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं, ओ वाई अक्ष पर हम वस्तु की कीमत को प्रदर्शित कर रहे हैं। पॉइंटर के सहायता से समझने की कोशिश करें। इस अक्ष अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है, सारे वस्तु की कीमत यहाँ दिखाई गई है। नीचे वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। ये ऐसी वस्तु है जिसको हम सामान्य वस्तु के रूप में कह सकते हैं। ऐसी वस्तु में अगर कीमत में ओपी कीमत थी तो वस्तु की मांग ओएम थी। वस्तु की कीमत ओपी 1 हो गई तो मांग में वृद्धि होकर के प्रारंभिक अवस्था है, तो ऐसी अवस्था पर कीमतों में मांग ओपी हो जाने पर वस्तु की मांग घट करके ओएम से ओएन हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में कमी आ गई। कुछ प्रारंभिक अवस्था पर ऐसा भी हो सकता है कि कीमत के बढ़ने के बाद मांग में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है और उसकी अगली इकाई पर मांग में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके विपरीत इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कीमत ओपी थी तो मांग ओएन था, कीमत ओपी 1 हो गई तो मांग ओएन से बढ़ करके ओएम हो गया। आपको रेखा चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा। इसे इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब कीमत ओपी थी, ओ और पी थी, तो ऐसी अवस्था पर उसकी मांग क्या थी, जब कीमत ओ और पी थी, ये यहाँ से यहाँ पर थी, तो ऐसी अवस्था पर मांग ओ और एन के बराबर में थी। तो ये एक मांग के रूप में देखा गया। जब कीमत गिर करके कीमत में परिवर्तन हुआ और कीमत ओपी से घट करके ओपी 1 हो गई,
तो ऐसी अवस्था पर मांग में परिवर्तन क्या हुआ, कीमत कम होने के नाते मांग ON से बढ़कर के OM हो गई, अर्थात N से M तक की वृद्धि देखने को मिली। इतनी ही वस्तु को उपभोग करना चाहता था। ऐसी स्थिति में जब कीमतें घट करके OP2 हो गई, तो अब चूंकि उपभोक्ता को आवश्यकता नहीं है, इस नाते इस मांग में कोई परिवर्तन देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। ये पहले रेखाचित्र के रूप में हमने देखा। अगले रेखाचित्र के रूप में देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो समानता कही जा सकती हैं कि उपभोक्ता के लिए प्रेस्टिजियस कमोडिटीज है। कीमतों के बढ़ने के बाद उनकी मांग में परिवर्तन जिनको देखने को प्राप्त होता है, उसकी बात की जाती है। अगर कीमत OP है तो उसकी मांग ON है। अब कीमत में वृद्धि होकर के OP से OP1 हो गई। कीमत पहले OP थी तो मांग ON था। अब मांग कीमत OP से लेकर बढ़ करके OP1 हो गई, तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ करके OM हो गई। कीमत में बढ़ने के साथ साथ मांग में भी परिवर्तन देखने को हुआ है, तो ऐसी वस्तु को हम सुपीरियर कमोडिटीज कह सकते हैं। इसके विपरीत समान वस्तु में क्या देखा गया जाता है, जब कीमत OP से घट करके OP2 होती है, तब मांग में वृद्धि का परिणति देखी जाती है। जबकि यहाँ पर अगर उत्कृष्ट वस्तु है, विलासितापूर्ण वस्तु है, अथवा ये कह लिया जाए उपभोक्ता के लिए पसंदीदा वस्तु है, तो ऐसी अवस्था में कीमतों के बढ़ने के बाद मांग में बढ़ने का प्रवृत्ति देखा जा सकता है। आइए तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। तीसरे प्रकार के कीमत मांग की बात करते हैं। जब कीमत OP है, ऐसी वस्तुएं जिनके मांग में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जब कीमत OP थी तो मांग कितनी थी, ON थी। कीमत OP पर दूसरा उपभोक्ता भी मांग ON ही कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में अगर ये मांग ON से कोई परिवर्तित नहीं होती है, तो इसी स्थिति को क्या कहेंगे, स्थानांतरण वस्तु या ऐसी स्थिति में वस्तु क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट कमोडिटी। लेकिन इस रेखाचित्र में जो दिखाया गया है, OP होने पर कीमत क्या है, अगर कीमत OP है तो मांग कितनी है, ON है, और कीमत OP हो गई है तो मांग बढ़ करके OM हो गया है। इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो मांग में वृद्धि देखने को मिलती है, जो समान सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो DT हमारी रेखा होगी, वह समान DT रेखा के रूप में जानी जाएगी। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कीमत OP है तो मांग C पॉइंट पर है, और अगर कीमत बढ़ करके OP से OP2 से OP हो जाती है, तो मांग में वृद्धि होकर के ON के बजाय OM हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं ये विलासितापूर्ण वस्तु होगी, या प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होगी, या अति आवश्यक वस्तु होगी। ऐसी वस्तुओं के साथ ऐसा देखने को मिल सकता है। आइए इसी पॉइंट्स को हम व्याख्या के रूप में शामिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेखाचित्र की व्याख्या के रूप में। लिखा जा सकता है, उपयुक्त रेखाचित्र के x अक्ष पर x वस्तु को और y अक्ष पर y वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। रेखाचित्र में DD रेखा जो है वो मांग रेखा को प्रदर्शित कर रही है, जो दाएं से नीचे की ओर बढ़ती हुई है। मांग का ढाल ऋणात्मक है, इसलिए ऊंचे मूल्य पर कम मात्रा की मांग की जाएगी, नीचे मूल्य पर अधिक मात्रा की मांग की जाएगी। OP कीमत द्वारा वस्तु की ON मात्रा को खरीदा जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया। और क्या है, वस्तु की मूल्य में कमी आने पर मांग वक्र पर स्थित N बिंदु खिसक कर M बिंदु पर पहुंच जाता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग में और सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ने से वस्तु की मांग में बाजार मांग को ज्ञात किया जा सकता है। ये पहला कीमत मांग के रूप में हम लोगों ने इसे देखने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं आय मांग। आय की मांग जहां पर अन्य बातों के समान रहने का आशय है, जहां पर अन्य बातों के स्थिर रहने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जब चर्चा किया जाता है, तो ये कहा जा सकता है कि जब उपभोक्ता के द्वारा कीमत के स्थिर रहने पर आय में, उसकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़े, उसे आय मांग कहा जाता है। आय मांग से तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य सभी बातों के समान रहने पर उपभोक्ता किसी निश्चित समय में अपनी आय में विभिन्न स्तरों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयार होता है। अन्य सभी बातें समान रहने से तात्पर्य है उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु या सेवा के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य इत्यादि में कोई भी परिवर्तन नहीं होने से। अर्थात जिस प्रकार मूल्य मांग मूल्य और मात्रा के संबंध स्थापित करने की बात करता है, ठीक उसी प्रकार आय मांग आय और मांग की मात्रा के मध्य विभाजित है। आय में होने वाली वृद्धि आय और मूल्य मांग के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करता है।
आय मांग के अंतर्गत वस्तुओं के श्रेष्ठ और घटिया वस्तुओं की श्रेणी में भी इसको विभाजित किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा भी इस प्रकार से भी इसको अध्ययन में शामिल रखा जा सकता है। सामान्यतः आय मांग निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। उस रेखा चित्र को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा सामान्य मांग है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, यहाँ देखिए ओ एक्स बिंदु पर हमने दिखाया है वस्तु की मात्रा को, और ओ वाई बिंदु पर हमने प्रदर्शित किया है उपभोक्ता की आय को। रेखा चित्र में ये पॉइंट आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आइए इसे लिख करके चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ये एक्स बिंदु है और ये हमारा वाई बिंदु। अगर उपभोक्ता की आय के बारे में चर्चा किया जाए तो वह वाई बिंदु पर प्रदर्शित किया गया है। अगर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित किया जाए तो ओ एक्स बिंदु पर प्रदर्शित किया गया है। ये डी रेखा, ये और ये रेखा उपभोक्ता के आय को प्रदर्शित कर रही है। उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि के कारण उपभोक्ता जिन वस्तुओं की मांग करेगा उस पर पड़ने वाले प्रभाव को यहाँ पर देखे जाने की बात की जाएगी। अब समान अध्ययन के रूप में देखा जाए, अगर आय प्रारंभिक अवस्था में, जिस अवस्था की बात अभी आपके साथ हो रही थी, अगर उपभोक्ता के द्वारा जिस आय की बात हो रही है, अगर वह आय ओ है, ओ वाई है, तो वह उस वस्तु की ओ क्यू वस्तु की मात्रा को मांग कर रहा है। अब अगर आय बढ़कर के ओ वाई टू हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उसकी मांग ओ क्यू से बढ़कर कर ओ क्यू वन हो जाएगा। इसका मतलब आय की जो वृद्धि है उस वृद्धि में ओ वाई से वाई टू की आय की वृद्धि में मांग की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि उपभोक्ता की आय में और उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग करने में सकारात्मक संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। आइए इसे ही व्याख्या के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा और ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय प्रदर्शित की गई है। डी डी मान वक्र मूल कीमत के से ऊपर की ओर धनात्मक रूप से बढ़ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि आय एवं मांग में सीधा संबंध है। अर्थात आय में वृद्धि से वस्तु की मांग बढ़ती है और आय में कमी से वस्तु की मांग में कमी देखने को प्राप्त होती है। इसी तथ्य को इस तरीके से कह सकते हैं कि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में जो मांग प्राप्त होता है उसका ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। और ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है, जिसमें मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर विवर्तित होता है। इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट किया गया है, जिसमें चित्र के अनुसार ओ वाई वन आय पर उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु की ओ क्यू मांग को किया जा रहा है। अब संतुलन बिंदु उसका क्या है? ई बिंदु है। इसी अवस्था में अगर उसकी आय बढ़ जाती है और वह ओ वाई टू पर पहुंच जाता है, तो इस अवस्था में वस्तु की मांग जो है, जो ओ क्यू थी उससे बढ़कर के ओ क्यू वन हो जाती है, मतलब क्यू से क्यू वन की वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपभोक्ता की संतुष्टि भी ओ ई से बजाय बढ़कर के ओ ई वन हो गई। तो यह इस बात को शो करता है कि उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि वस्तु की मांग पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होती है। आइए अगले चर्चा में शामिल करते हैं आड़ी मांग के घटिया वस्तु के बारे में। घटिया वस्तु अथवा निकृष्ट वस्तु के लिए वस्तु से संबंध मांग वक्र का धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, नकारात्मक होता है। जैसा कि घटिया वस्तु का मतलब है जो वस्तु में उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे ही विभिन्न वस्तुओं के संबंध में इसके बारे में चर्चा होती है, उपभोक्ता की आय में जो वृद्धि होगी वैसे वैसे घटिया वस्तु की मांग में कमी आएगी, और जैसे जैसे आय में कमी होगी वैसे वैसे घटिया वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। इसीलिए इसको दूसरे शब्दों में निकृष्ट वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की आय अथवा मांग के ऋणात्मक संबंध के रूप में वस्तु की मांग को प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा चित्र में फिर उसी बात को देखा जा सकता है। तो एक्स बिंदु पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई बिंदु पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है। जब उपभोक्ता की आय ओ वाई है, मतलब कम है, तो वो वस्तु की ओ क्यू मात्रा को मांग कर रहा है। आय उसकी बढ़कर के ओ वाई से बढ़कर के ओ वाई टू हो जाती है, मतलब आय में वृद्धि देखने को मिली है। अब समान वस्तु की स्थिति होती तो आय में होने वाली वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होती, जबकि वास्तव में यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? उपभोक्ता की आय ओ वाई से बढ़कर के ओ वाई टू हो गई है। उपभोक्ता की आय में जो वृद्धि है वो वास्तव में y से y2 की मात्रा में देखी गई है। उपभोक्ता की आय को y और y की मात्रा में वृद्धि के रूप में देखी गई है। तो ऐसी अवस्था में उसकी मांग
जो OQ थी उससे घट करके OQ1 थी, जिससे घट करके OQ रह गई है। इसका मतलब आय में होने वाली वृद्धि के कारण उसकी मांग में कमी दर्ज की गई है। ऐसा सदैव घटिया वस्तुओं के लिए होता है। जिन वस्तुओं को उपभोग करना उपभोक्ता की मजबूरी हो जाती है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जैसे ही उस वस्तु को उपभोग करेगा, वैसे उसको प्राप्त होने वाली संतुष्टि नकारात्मक हो जाएगी। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता के द्वारा घटिया वस्तुओं के लिए आय प्रभाव नकारात्मक होता है। यही इस रूप में भी इस रेखाचित्र को जो बनाया गया उसकी व्याख्या इस रूप में भी देखी जा सकती है कि चित्र के OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया गया है और O अक्ष पर X वस्तु की क्रय करने की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। जब उपभोक्ता की आय OY होती है, तब उस वस्तु की मांग OQ1 होती है। जब उपभोक्ता की आय OY1 है, तो उसकी मांग OQ1 है और आय में वृद्धि होने पर अगर उसकी आय OY से बढ़कर के OY2 हो जा रही है, जैसा कि यहाँ पॉइंट के रूप में आप देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता के पास आय मूल रूप में अगर आय की बात की जा रही है, उसकी आय OY है, तो वो उस वस्तु की OQ इकाई की मांग कर रहा है, अर्थात संतुलन जो है OE बिंदु पर स्थापित हो रहा है। इसके विपरीत जब उसकी आय Y से बढ़ करके OY2 हो जाती है, तो उनकी मांग जो है OQ से घट कर OQ1 से घट करके OQ रह जाती है। इसका मतलब मांग में कमी को प्रदर्शित कर रहा है। उसकी उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि का यहाँ उपभोक्ता की आय में होने वाली वृद्धि का यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को प्राप्त हो रहा है। ये घटिया वस्तुओं के लिए देखा गया है, ऐसा निकृष्ट वस्तुओं के लिए प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। ये था हमारा आय प्रभाव। अब आते हैं छात्रों क्रॉस मांग पर, जिसको हम लोग आड़ी मांग कहते हैं, आड़ी और तिरछी मांग कह सकते हैं, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध। तो आड़ी मांग से तात्पर्य अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु अथवा सेवा की उस विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। इसमें अन्य सभी बातें समान रहने का तात्पर्य उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, वस्तु विशेष की कीमत स्थिर इत्यादि है। किसी वस्तु की प्रति आड़ी मांग वस्तु की उस क्रियाओं को दर्शाती है जिसमें उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु की मूल्य तथा आय के समान रहने पर स्थानापन्न वस्तु, दूसरी वाली वस्तु है, उस वस्तु की कीमतों में होने वाले परिवर्तन पर इस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव या प्रतिस्थानापन्न प्रभाव प्रतिस्थापन वस्तु अथवा पूरक वस्तु के संदर्भ में होता है। संबंधित वस्तुओं की व्याख्या निम्न 2 प्रकार से की जा सकती है। आइए उसकी व्याख्या करते हैं। पहला है प्रतिस्थापित वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे वस्तु के बदले में प्रयोग किया जा सकता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चाय या कॉफी। प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य अथवा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है, यानी एक वस्तु की कीमत में अगर कमी होगी तो दूसरे वस्तु की मांग में कमी आएगी। एक वस्तु की कीमत में अगर कमी है या वृद्धि है तो दूसरी वस्तु की मांग में भी कमी या वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर हम चाय और कॉफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो चाय और कॉफी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। जब चाय की कीमत बढ़ जाएगी, अधिक वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में लोग चाय को छोड़ करके चाय के बजाय जो है कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब है कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की अपेक्षा कॉफी अब तुलनात्मक दृष्टि से सस्ती हो गई है। यही कारण है कि प्रतिस्थापन वस्तु की मांग का वक्त धनात्मक होता है। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, OX अक्ष पर कॉफी की मांग प्रदर्शित की गई है और OY अक्ष पर चाय की कीमत प्रदर्शित की गई है। जब चाय की कीमत OP है, जिसको OPT के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जब चाय की कीमत OPT है तो कॉफी की मांग OQF है। ऐसी अवस्था में जब चाय की कीमतों में वृद्धि होकर के OP2 हो जाती है या OPT1 हो जाती है, तो उसकी कॉफी की मांग बढ़ करके QF1 हो जाती है। मतलब चाय की कीमतों में वृद्धि के कारण कॉफी की मांग बढ़ गई है। ऐसी अवस्था में इसको प्रतिस्थापन वस्तु की मांग कहा जाएगा। व्याख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं कि चित्र में OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय तथा OX अक्ष पर X वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। जब उपभोक्ता OY की आय OY होती है, मतलब X वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत OY है, ऐसी अवस्था में
मांग को इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब एक की कीमतों में बढ़ना, दूसरे की मांग को बढ़ाना, इस रेखा चित्र में दिए गए व्याख्या में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। आइए अब पूरक वस्तु के बारे में देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के साथ साथ पूरक रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु पूरक वस्तु में वो वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के साथ या ज्वाइंट रूप से यूज की जाती है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरक वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, यानी एक वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि दूसरे वस्तु की मांग पर वृद्धि या कमी उसी दिशा में करती है। उदाहरण के लिए कार की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग में तो कमी आएगी ही आएगी, साथ साथ पेट्रोल की मांग में भी कमी आएगी। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापित वस्तुओं की विपरीत स्थिति पाई जाती है। यदि किसी एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बहुत अधिक घट जाएगी। उदाहरण, क्रिकेट बैट की कीमत में वृद्धि होने पर क्रिकेट बॉल की भी मांग गिर जाएगी, क्योंकि बिना बैट के बॉल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बिना बैट के बॉल का कोई काम नहीं है। आइए इसी को रेखाचित्र के द्वारा इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर एक्स वस्तु का मूल्य है और यहाँ पर वाई वस्तु का मूल्य है और यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा है। ओ एक्स अक्ष पर हम एक्स वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं और वाई अक्ष पर हम वाई वस्तु के मूल्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये दोनों वस्तुएं पूरक वस्तु हैं। रेखा चित्र में स्पष्ट है, जब एक्स की कीमत ओपी है तो उसकी मांग वाई वस्तु की कीमत ओपी है तो इसकी मांग ओक्यू1 है, और अगर इस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। मतलब वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होकर के ओपी1 हो जाती है तो एक्स वस्तु की मांग ओक्यू1 से घट करके ओपी हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि एक ही कीमत में वृद्धि होने के बाद दूसरे की मांग का घटना ये बताता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तु को एक साथ ही प्रयोग करेगा, अलग अलग प्रयोग करने की बात नहीं करेगा। इस चित्र में डीडी रेखा जो है वो पूरक वस्तु की मांग वक्र है। वाई वस्तु की कीमत ओपी से बढ़ करके ओपी1 हो जाती है तो एक्स वस्तु की मांग की मात्रा घट करके ओक्यू से घट करके ओपी1 हो जाती है, या ओक्यू से घटकर ओक्यू1, मतलब ओक्यू से घटकर ओक्यू1 से घटकर ओक्यू हो जाएगी। अतः पूरक वस्तुओं की मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा तो उस वस्तु की मांग अथवा पूरक वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध की व्याख्या होगी, ब्याज देखा जाएगा। तो ये था छात्रों आज की क्लासेस में, जहां हम लोगों ने मांग क्या है और मांग के प्रकार की चर्चा की। आई होप ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा होगा। आप इस लेक्चर्स के बारे में जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे, जरूर आपको इस लेक्चर की उपयोगिता को पढ़ने में, अध्ययन करने में सहायक रहा होगा। आज की क्लासेस के लिए छात्रों जहाँ पर हमने चर्चा किया मांग को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं, और साथ ही साथ हम लोग ने चर्चा किया कि मांग के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में चर्चा किया। अगले क्लासेस में हम जरूर आपके साथ इकट्ठा होंगे, जहां हम चर्चा करेंगे मांग की तालिका क्या होती है और मांग वक्र क्या होता है, इसके बारे में आपसे चर्चा करनी है। फिर हम मांग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस के लिए छात्रों धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। आपको हमें आशा है ये क्लास आपके लिए प्रभावपूर्ण रहा होगा और आपको जरूर इस क्लासेस के साथ आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा। जैसा भी हो अपने कमेंट इस लेक्चर्स के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करिए, और इस लेक्चर्स को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज की क्लासेस में धन्यवाद।